देखिए भैया, ओए ध्यान दीजिए भैया। तो भैया स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, अरे बस बस, ठीक है भैया। तो भैया सबसे पहले बात करते, तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर कर रहे हैं भैया, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, नेचर ऑफ रेडिएशन। फटाफट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भैया? जब भी कोई लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या भैया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर पड़ती है, तो भैया क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड क्या होता है भैया? तो वो फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर कोई मेटल सरफेस अपने ऊपर के प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे भैया, निकालते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भैया? तो वो इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस में फ्री होते हैं, ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, ठीक है भैया, ऑलमोस्ट फ्री, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है भैया, बहुत कम होती है, ठीक है भैया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को जब आप एनर्जी देते हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं आप, केमिस्ट्री में कहते हो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी आप नाम दे सकते हो इसको, ठीक है भैया। फिर बात करते हैं भैया, तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मैंने आपको एक सेटअप बनाया था, ठीक है भैया, ये है आपका वैक्यूम ट्यूब, ठीक है भैया, ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, ठीक है भैया, और ये आपका वेरिएबल पोटेंशियल है, याद होगा आपको भैया, ठीक है। चलो ये वेरिएबल है, इसके पोटेंशियल को आप बदल सकते हो। यह है आपका विंडो, ग्लास विंडो, यहां से लाइट आएगी, पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसा निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पहुंचेगा। इसे कहते हैं भैया एमिटर, और इसको कह सकते हैं कलेक्टर, या फिर इसको कह सकते हैं भैया कैथोड, इसको क्या कह सकते हैं एनोड। ये C4 कलेक्टर है, कैथोड नहीं है, C4 कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला, ठीक है भैया। तो खैर चलो, इसे कलेक्टर एमीटर हटा देते हैं, जो पहले करा रखा है उसी की बात करते हैं, ठीक है भैया। लाइट आई गिरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन, और ये फ्रीक्वेंसी क्या थी भैया, लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा थी, इसके गिरते के साथ ही क्या, वो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले, और इलेक्ट्रॉन के पास आपको पता भी है जो एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी क्या होगी, HF। ये क्या प्रोवाइड करेगी, ये इलेक्ट्रॉन को चलाएगी और निकालेगी। चलाने में काइनेटिक एनर्जी, निकालने में वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है भैया, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। तो ये HF इक्वल्स टू में के चलो खैर अभी तो के ही रहने दीजिए इसको। ये क्या है भैया, EF नॉट, सॉरी HF नॉट, क्या होगा भैया आपका HF नॉट, मतलब दी गई एनर्जी दो पार्ट में यूज होती है, एक तो निकालने में, दूसरा चलाने में इलेक्ट्रॉन को, ठीक है भैया। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे एक एमीटर लगा होता है जो कि करंट का मेजरमेंट करता है। इस करंट को हम क्या कहते हैं भैया, फोटो करंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, फोटो करंट कहते हैं भैया। जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, देखिए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट, फोटो करंट के ऊपर फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है भैया। तो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से केवल फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है, नंबर नहीं बढ़ रहा। एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले भी निकल रहे, तब भी निकल रहे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, और यहाँ पर करंट भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता। फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ा लो, केवल निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है भैया, और एनर्जी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर पहुंच रहे हैं, ठीक है भैया, और आपका फोटो करंट आ रहा है। यहाँ पे कोई भी करंट आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है भैया। लेकिन जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे क्या होते हैं, ज्यादा आते हैं, ज्यादा फोटॉन्स, और कंडीशन क्या होती है भैया, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। अदरवाइज कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है भैया, इस बार हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा, तो ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है भैया, फोटोन की संख्या बढ़ा दी। फोटोन की संख्या बढ़ाने के साथ यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और वो यहाँ पर ज्यादा नंबर में पहुंचेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा करंट आएगा। तो ग्राफ बनवाया था मैंने, आप ग्राफ एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है भैया। फिर मैंने बताया था भैया फोटो करंट, ये इंटेंसिटी का इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो भैया आपको पता है भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट था। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे बढ़ाने में बढ़ रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिसको, वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है इसके ऊपर, किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, क्यों, किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है जो सी से आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करे भैया, रोक दे, सी से आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करे भैया, रोक दे। अभी क्या किया भैया, आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर बढ़ा, एनर्जी नहीं बढ़ी, ठीक है भैया। तो आपको यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाने की आवश्यकता
नहीं है, ठीक है भैया। लेकिन जब आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो यहाँ पे आपको रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता है भैया, बढ़ जाता है, ठीक है भैया। और इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये था, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन मैंने बताई थी 3-4 तरह की, ठीक है भैया। तो अगर आपको ये याद है तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है भैया। सारी कुछ चीजें याद आ रही होंगी। उसके बाद अगला टॉपिक क्या था, जल्दी बता। हाँ, इलेक्ट्रॉन की, बिल्कुल भैया। अब तो जितने फोटोन एक सेकंड में आ रहे थे उतने तो अभी भी आ रहे हैं, तो अब उतने ही फोटोन पड़ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकला, जल्दी पहुंच गया, फायदा क्या, पर यूनिट टाइम में तो उतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, ठीक है। आगे तो क्या था, अगला टॉपिक क्या था, ग्राफ थे, ग्राफ 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 याद है, ठीक है। तो ग्राफ देखिए भैया, ग्राफ अगर आपको याद हो, इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल का, इंटेंसिटी का जो ग्राफ था कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। स्टॉपिंग पोटेंशियल हर इंटेंसिटी पे क्या था भैया, एक जैसे ही था। कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, मैंने बताया था भैया, ये इंटेंसिटी ये इंटेंसिटी ये इंटेंसिटी सबको यहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या भैया सबकी सेम है। केवल इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ाने से केवल क्या बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा। फोटो करंट क्या होगा भैया, बढ़ेगा, लेकिन रुकेंगे सब क्या होंगे भैया, एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल से, ठीक है भैया। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है भैया, याद है आपको भैया। तो ये रहा भैया आपका फोटो करंट। भैया देखिए इंटेंसिटी आपने सेम रखी है, केवल फ्रीक्वेंसी घटा रहे हो। अगर इंटेंसिटी सबकी सेम है तो फोटो करंट क्या होगा, सबका सेम रहेगा। लेकिन अब देखिए भैया, ये पहले रुक गया, ये बाद में रुका, ये और बाद में रुका, ये और बाद में रुका। जो सबसे लेट में रुका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसके पास है, जो सबसे पहले रुक गया सबसे कम फ्रीक्वेंसी उसके पास है, ठीक है। तो खैर चलो, ये तो ग्राफ थे, और भी ग्राफ है जो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है भैया। उसके बाद मैंने बताया था इंटेंसिटी एंड फोटो करंट। फोटो करंट के ऊपर जो ग्राफ था, तो आपने देखा भैया दोनों का डायरेक्टली यार था, है ना। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद है ना भैया, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था उसमें, ठीक है भैया। हमने क्या किया था भैया, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ खींचा था। क्या था, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको याद है भैया, किसी की भी जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको जब भी अप्लाई करना पड़ता है जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता कहां पे भैया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, यानी ये यहाँ पे, यहाँ से ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो आपने देखा ऐसे, ये क्या भैया, ये आपका वाई इंटरसेप्ट था, याद है। कितने भी ग्राफ खींचोगे सब क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि सब क्या होता है भैया, एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाते हैं। सबका स्लोप क्या होता है, एच अपॉन में ई, एच अपॉन में ई, याद है। सबका स्लोप आइडेंटिकल था। ये वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ पहले का, ये वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया भैया, बी का। ये भैया वाई इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको ये भी याद होगा, जीरो फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, स्टॉपिंग वर्क फंक्शन की, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, वर्क फंक्शन, ठीक है भैया। और उसके बाद फिर मैंने इक्वेशन बताई थी। तो भैया अगर याद है भैया कि जब इलेक्ट्रॉन रुक जाता था तो उस वक्त पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती थी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर आती थी, यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू में ईवी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है भैया। तो हमने इस वाली इक्वेशन में एच एफ इक्वल्स टू में एच एफ, ये इंसिडेंट एनर्जी है निकालने में और चलाने में, तो एच एफ इक्वल्स टू में एच एफ नॉट प्लस क्या ई वी के बराबर है। इसको सॉल्व कीजिए तो भैया क्या होगा, वी नॉट इक्वल्स में, अगर आपको याद होगा तो ये हो जाएगा भैया, इसको परली साइड में ले आओ तो क्या होगा, एच अपॉन में ई एफ माइनस एच एफ नॉट को फाई नॉट ले लीजिए अपॉन में ई, ठीक है भैया। तो अगर इसको मैंने कंपेयर किया था, अगर आपको याद होगा, तो ये इक्वेशन क्या आई थी, y इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस सी, ये y इंटरसेप्ट है, ये क्या भैया y इंटरसेप्ट है, ये क्या भैया फ्रीक्वेंसी है, ये क्या भैया आपका स्लोप है, ये क्या भैया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के क्या भैया डायरेक्टली है, ठीक है भैया। इसको बढ़ाने पे बढ़ रहा है, ये भैया बहुत बढ़िया इक्वेशन है, ध्यान रखना भैया इस इक्वेशन को, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है भैया, चलो इसे मिटो रहा हूं मैं, ठीक है। अगला क्या टॉपिक, तो वही बताना, ड्रॉबैक ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी की ड्रॉबैक कई बार आती है, पूछी जाती है भैया, क्या थी भैया, क्योंकि वेव थ्योरी कहती है भैया इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, इंटेंसिटी, वेव थ्योरी कहती है सुअर कहीं के, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने से वेव थ्योरी, इंटेंसिटी बढ़ाने से
लाइट की एनर्जी बढ़ती है, लाइट की एनर्जी बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। उसको रोकने के लिए ज्यादा स्टॉर्मिंग पोटेंशियल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा ऑब्जर्वेशन में नहीं दिखा। इंटेंसिटी कितना ही बढ़ाया लेकिन स्टॉर्मिंग पोटेंशियल की वैल्यू कभी चेंज नहीं। मतलब इंटेंसिटी जब रोकने के लिए एनर्जी आपको एक्स्ट्रा लगानी नहीं पड़ रही है तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ी नहीं रही है, यानी इंटेंसिटी और एनर्जी दूसरे से कोई रिलेट नहीं करती। ठीक है, दूसरा बोला था भैया ये जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ए भाई प्लीज चुप हो जाइए, ये जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है भैया, मतलब ये जो आपको इंस्टेंटेनियस ऑन द स्पॉट 10 टू द पावर -9 सेकंड में ही आपको दिख जाता है एमिशन। वेव थ्योरी कहती है भैया कि पहले आएगा, गर्म करेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा नहीं होता ऑब्जर्वेशन में। क्या हुआ, फोटोन आया निकल गया, फोटोन आया, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। वेव के हिसाब से लॉन्ग प्रोसेस और ऑब्जर्वेशन में इंस्टेंटेनियस प्रोसेस था। ठीक है भैया, तो और भी मैंने ड्रॉबैक्स लिखवाई थी इसकी। ठीक है भैया, वेव थ्योरी की उसके बाद फिर आया था क्या था, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर देखिए भैया सब चलते आए, सारी बातें चल रही थी। ठीक है भैया, कि लाइट के ड्यूअल नेचर देख लिया, लाइट का हमने ड्यूअल नेचर देख लिया, अब मैटर का ड्यूअल नेचर कहेंगे। ठीक है भैया, तो डी ब्रोगली आए, डी ब्रोगली ने बताया भैया कि जो मैटर होता है, जैसे लाइट का दो नेचर है, लाइट का दो नेचर है, रेडिएशन और पार्टिकल। रेडिएशन और पार्टिकल नेचर दो है लाइट का। ऐसे ही पार्टिकल के भी दो नेचर होते हैं, एक रेडिएशन और दूसरा पार्टिकल। अब इन्होंने इसके लिए कोई रीजन दिया नहीं, इन्होंने बस इतना बोला भैया कि नेचर लव सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री पसंद है। अगर तू ऐसा बिहेव करा, तेरे दो बिहेवियर तो इसके भी क्या होने चाहिए, दो बिहेवियर होने चाहिए। तो इसी हिसाब से इन्होंने कहा भैया पार्टिकल भी क्या करता है भैया, वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है भैया, पार्टिकल भी क्या करता है भैया, वेव की तरह बिहेव करता है। इन्होंने इस चीज से रिलेट किया इसको कि इन्होंने बोला भैया एनर्जी, अगर मैं किसी भी चीज को लाइट की स्पीड से चलाऊं तो प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और एनर्जी क्या होती है भैया, वेव एनर्जी क्या होती है भैया, वेव। और वेव की एनर्जी क्या होती है, HF। जब पार्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो उस एनर्जी को मैं इससे भी दे सकता हूं। तो यानी क्या हुआ, mc² इक्वल्स टू में HF कर दिया था, तो भैया क्या हुआ, mc इंटू में c HF क्या हो गया भैया, ये मोमेंटम हो गया। ठीक है भैया, c इक्वल्स टू में HF, तो ये जाएगा मोमेंटम इक्वल्स टू में HF अपॉन में c अपॉन में f होता है लैम्डा, तो f अपॉन में c क्या होगा, 1 में लैम्डा, यानी p इक्वल्स टू में h अपॉन में लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू में h अपॉन में p। ये हो गया भैया आपका वेव। जब भी कोई पार्टिकल जिसका पास मास m है वो भी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके चलने पर आपकी ये वेवलेंथ निकलती है। इसको मैटर वेव नाम दिया गया। मैटर वेव इसलिए दिया गया क्योंकि भैया इस वेव को निर्माण के लिए, इस वेव के प्रोडक्शन के लिए चार्ज पार्टिकल होना आवश्यक नहीं है, बस वो उसके पास कुछ मास होना चाहिए। ठीक है भैया, और ये देखा भैया कि बड़ी बॉडी के लिए ये चीज अप्लाई नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी वेवलेंथ क्रिएट कर रही थी। ये हमेशा छोटे पार्टिकल के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, सबके साथ। ठीक है भैया, मैटर वेव के लिए प्रोडक्शन के लिए किसी प्रकार के चार्ज की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर आया भैया का क्या, खत्म हो गया, अगला देखिए, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन्होंने बताया भैया। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाला भैया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से यहीं से आता है, डी ब्रोगली जी आ गया। ठीक है भैया, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने बताया, इलेक्ट्रॉन देखिए भैया, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ए चुप हो जा, बहुत मारूंगा साले, mv², तो v क्या होगा भैया आपका 2ev अपॉन में क्या हो गया m अंडर रूट। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। इलेक्ट्रॉन चार्ज होता तो क्यू लिखते हैं यहाँ पे, चलो मैं क्यू लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्यू लिख देता हूँ, ये मास कोई सा भी मास है, ये क्यू क्या है, कोई सा भी चार्ज है। v क्या है भैया आपका पोटेंशियल, क्या है भैया, इसे कहते हैं यहाँ पे एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है, ये क्या है, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। ये वो पोटेंशियल है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव कराने में सहायता करता है। साढ़े ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, नहीं क्या हो गया, इतना बढ़िया चल रहा है मार्कर, ये क्या हुआ, किसी की नजर लग गई मुझे लग रहा है। ठीक है, चलो भैया, ए चुप रह जा। ठीक है भैया, तो इस वाले वेलोसिटी की वैल्यू को हमने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले h अपॉन में m v की जगह पे ये वाला पुट कर दिया, तो आपका जो भी रिलेशन आएगा, ठीक है भैया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, मैंने कराए भी आपको। ठीक है भैया, उसके ऊपर बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स चैप्टर से ज्यादा आते हैं। ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते भैया, खत्म हो गया ना चैप्टर, नहीं अभी क्या है, हाँ टेम्परेचर की फॉर्म में। देखिए भैया, मैंने आपको बताया था भैया कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है तो उसके पास 11th क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो, तो कोई भी पार्टिकल, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन में 2 इंटू में r इंटू में t, ये होता है।
ठीक है भैया। हाँ अभी देखिए पता लग जाएगा। ठीक है भैया। डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू में आरटी नहीं कराया ना, नहीं देगा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये F4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे। ठीक है भैया। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल, और सिंगल पार्टिकल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 होता है। उसके पास 3 तरह की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है एक पार्टिकल के पास, एक एक्स के लॉन्ग, एक वाई के लॉन्ग, एक जेड के लॉन्ग। ठीक है भैया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हमने क्या लिया 3/2 RT। ठीक है भैया। अब ये तो एक मोल के लिए होता है, किसके लिए होता है भैया? अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जाए तो इसी को लिख देते भैया, ये जो R होता है ना, अगर आपको पता है आइडियल गैस कांस्टेंट, तो आइडियल गैस कांस्टेंट होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू में एवोगाड्रो नंबर। R जो होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है भैया बताएगा कोई? 1.38 इंटू 10⁻⁸ में भी, आपको ध्यान नहीं आ रहा मुझे, यही होता है। ठीक है भैया। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था। ये क्या था भैया? एक मोल के लिए आप R का इस्तेमाल करते हो, लेकिन अगर एक के लिए निकाला हो तो यही क्या हो जाएगा 3/2 kBT। Na हटा दो, Na हट जाएगा तो ये एक मॉलिक्यूल, एक एटम के लिए, एक पार्टिकल के लिए वैलिड होगा। ठीक है भैया। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है T टेम्परेचर पर। T टेम्परेचर पर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी, अगर एक मोल के लिए निकालना हो तो R लगाओगे और एक के लिए निकालना हो तो Kb लगाओगे। ठीक है भैया। ठीक है भैया। तो ये हो गया। अब यही काइनेटिक एनर्जी क्या प्रोवाइड करेगी? 12 mv², है ना। यहां से वेलोसिटी निकाल लिया और वो दोबारा से यहाँ पे पुट कर दिया, तो वहां से भी रिलेशन आपका आ जाएगा। ठीक है भैया। उसके बाद भैया ये नहीं, इसके बाद डेविसन जर्मर आया। डेविसन जर्मर ने अपने बोर्ड को सही सिद्ध करने के लिए, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है सबको पता भी है, तो उन्होंने डेविसन जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। डेविसन जर्मर, हाँ डेविसन जर्मन से। ठीक है भैया। तो डेविसन जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है भैया। उसमें क्या किया इन्होंने, ये प्रूफ कर दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन का क्या होता है भैया, वेव नेचर होता है। क्या होता है भैया? तो वहां से डी ब्रोगली सही निकल गए और उनको मिल गया नोबेल प्राइज। खत्म हो गया चैप्टर। ठीक है भैया। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, उसको रिवाइज कर लेना, बढ़िया। आगे चलते भैया एटम। एटम भैया देखिए, एटम का मैंने बताया था भैया, एटम की जो सबसे पहले परिभाषा दी गई थी, मतलब डेफिनेशन दी गई थी, वो भारतीय वैज्ञानिक श्री महर्षि नहीं ना के कन्नड़ नहीं थे, कदम्बड़ी द्वारा दी गई थी, कदम्बड़ी। चलो कोई खैर कोई बात नहीं। तो भैया ठीक है भैया। उसके बाद फिर आया भैया डाल्टन। डाल्टन ने कहा, डाल्टन की थ्योरी को ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं किया गया। ठीक है भैया। डाल्टन मर गए। उसके बाद जे थॉमसन आए। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। प्लम पुडिंग मॉडल आपको याद होगा। ठीक है भैया, कि एक वाटरमेलन मॉडल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है कि भैया रेड पार्ट जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और सीड जो होता है ब्लैक कलर का वो क्या होता है भैया, नेगेटिव होता है। पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भैया, अपनी मीन पोजिशन पे क्या करते हैं भैया, वाइब्रेट करते हैं, तो वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं, वो एनर्जी हमें दिखाई देती है, तो विजिबल है, नहीं दिखाई दी तो कुछ और भी स्पेक्ट्रम में है। खैर छोड़ो, इन्होंने इनकी ड्रॉबैक्स बहुत सारी थी, छोड़ो साइड में कर दिया, भगा दिया इनको। फिर है भैया मार्सडेन, गिगर मार्सडेन। ठीक है भैया। 2 साइंटिस्ट थे जो थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आपने देखा सुना होगा भैया। इन्होंने थिन गोल्ड फॉइल का, अच्छा ये हाँ, मतलब जे थॉमसन का कहना क्या केवल एक मतलब वो सॉरी पूरे मॉडल का एक ही मतलब था कि भैया एटम क्या है, सॉलिड है पूरा। क्या है भैया? उसके अंदर किसी प्रकार का कोई स्पेस खाली नहीं होता। ठीक है भैया। तो इनका कहने का मतलब था, इसी बात को प्रूफ करने के लिए, डिस्प्रूफ करने के लिए, ठीक है भैया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया थिन गोल्ड फॉइल का। इन्होंने क्या किया भैया, एक गोल्ड फॉइल ली, उसको पतला कर दिया, पतला करके उसमें अल्फा पार्टिकल याद है ना भैया, हीलियम की न्यूक्लियस, हीलियम विदाउट इलेक्ट्रॉन। तू ही बोल ले, आजा आजा साढ़े, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की गई है। देखा गया भैया अगर एटम सॉलिड होता तो कोई भी अल्फा पार्टिकल उसको चीर के बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। लेकिन देखा गया 99.999% इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सॉरी अल्फा पार्टिकल बगैर किसी डिफ्लेक्शन के क्या हो गया भैया, सीधा सीधा निकल गया। मतलब क्या कहा कि भैया यहाँ पे एटम का बहुत सारा पार्ट क्या भैया एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, है भैया, कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ पार्टिकल्स के अंदर डेविएशन आई, ठीक है भैया, तो इनका अंदर तो कुछ है, ठीक है भैया। कुछ पार्टिकल के अंदर ज्यादा डेविएशन आई तो अंदर कुछ है, मतलब ये फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला, मैंने आपको बताया था, वहां से देख लेना, आसान है, ठीक है भैया। और फिर इसी में 3-4 टर्म्स आती हैं, जैसे आ जैसे कुछ टर्म्स की बात करता हूं मैं, जैसे भैया इंपैक्ट पैरामीटर। क्या था भैया? इंपैक्ट पैरामीटर होता है भैया वेलोसिटी वेक्टर, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर और सेंटर न्यूक्लियस के बीच का सेपरेशन। किसकी न्यूक्लियस के बीच का? गोल्ड की, जो गोल्ड की न्यूक्लियस थी ना उसके बीच का सेपरेशन। अगर ये अल्फा पार्टिकल है, ये गोल्ड की न्यूक्लियस है,
अगर अल्फा सॉरी हाँ ये अगर अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है, ये गोल्ड की न्यूक्लियस है, अगर वो ऐसे जाएगा तो अगर दूरी कम है तो ये इसको ऐसे डेविएट कर देगा, रिपल्शन होगा ना, डेविएट कर देगा। रिपल्शन कौन कर सकता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस पे तो पॉजिटिव चार्ज का पता था लेकिन इसके ऊपर नहीं पता था, तो पता लग गया भैया कि अगर इसके ऊपर नेगेटिव होता तो खींच लेता अंदर की तरफ, पॉजिटिव है इसका मतलब। तो ये पता लग गया भैया कि जो सेंटर है उसके पास क्या है भैया? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, ए चुप हो जा, ठीक है भैया, जो ज्यादा पास में गया उसके अंदर डेविएशन क्या हुआ? ज्यादा आया, ठीक है। जो एकदम इसकी लाइन में गया ऐसा करके, ऐसे सीधा सीधा, तो क्या भैया? ये क्या हुआ भैया? ए से 80 डिग्री पर डेविएट हो गए, ठीक है भैया। और ऐसे ही भैया इन्होंने बहुत सारे कंक्लूजन दिए, इसी को इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। इट इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड न्यूक्लियस से जो सेंटर से जो लाइन पास कर रही है उसका और अल्फा पार्टिकल के बीच में जो सेपरेशन बी, इसे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डेविएशन आपको उतनी कम दिखेगी, ठीक है भैया। न्यूक्लियस बहुत छोटी सी थी इसलिए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा निकल गए, डेविएशन नहीं आई। तो इन्होंने बाद में कंक्लूजन निकाला कि भैया एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट क्या होता है भैया? एम्प्टी होता है। एटम के सेंटर में एक कोर होता है जिसमें एटम का पूरा मास वहीं पे लाई करता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है भैया। और ये बताया कि यहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहीं पे लाई करता है, ठीक है भैया। फिर उसके बाद इन्होंने भैया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या साइज ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है भैया। तो ये न्यूक्लियस थी, ये अल्फा पार्टिकल था, सेंटर में लाइन में जा रहा है, बाकी और सारे पार्टिकल छोड़ दो, केवल वो पार्टिकल जो इसकी लाइन में जा रहा है। गया गया, आपको पता दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो इसको रोकने का प्रयास करेगा, रुक गया। स्टार्टिंग में इसके पास केवल कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक। पास में आता गया काइनेटिक क्या हुई? कम होती गई, पोटेंशियल में कन्वर्ट होती गई। जब ये रुक गया तो सारी काइनेटिक खत्म और इसके पास क्या बचेगी? केवल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को बराबर कर दीजिए, वहां से आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या फिर आपका न्यूक्लियर साइज आ जाएगा आपका, ठीक है भैया। वहां से आप आसानी से कर सकते हो। हाँ नहीं, रेड पार्ट को पॉजिटिव और सीड्स को नेगेटिव। नहीं, उल्टा मानने की, इलेक्ट्रॉन छोटे हैं ना, तो आप सीड्स ही उसे ही मान सकते हैं ना, ठीक है। चलो ये पता था पहले इलेक्ट्रॉन छोटा होता है। हाँ केमिस्ट्री वाले सर से, नहीं तो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क करके फिर 2 दिन में आके पता करने चला जाऊंगा, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है। ओए सुनिए भैया, तो आगे बढ़ते भैया, फिर बात करते भैया किसकी? खत्म हो गई ना सारी ये चीज, खत्म होगी, ठीक है। अब उसके बाद भैया बोर आए, बोर नहीं, रदरफोर्ड ने मॉडल दे दिया। रदरफोर्ड का मॉडल आपको याद रहना चाहिए कि एटम का अधिकतर पार्ट क्या होता है भैया? खाली होता है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? सेंटर में लाई करता है, ठीक है भैया। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है भैया। इनकी लिमिटेशन तो बता देता हूँ भैया, इनकी लिमिटेशन बोर ने दी। बोर ने कहा कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में तो एनर्जी भी रेडिएट करना चाहिए, एनर्जी भी रेडिएट करना चाहिए, लेकिन और रेडिएट करेगा तो सेंटर के अंदर घुस जाएगा। अब घुसने का टाइम मात्र क्या होगा? 10 की पावर -9 सेकंड। इतने कम टाइम में एटम से इलेक्ट्रॉन मर्ज कर जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? पूरा एटम खत्म, खल्लास, ठीक है भैया। एटम खत्म हो गया तो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता है क्या? सब चीज एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं घुस रहा। इसका मतलब ये हुआ कि भैया इलेक्ट्रॉन, फिर बोर ने अपना कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया कि भैया क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन घूमते तो है लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है। अगर वो उस ऑर्बिट में अपनी ग्राउंड स्टेट में घूम रहे हैं तो किसी प्रकार का एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर अपने से ऊपर वाले अपनी ग्राउंड स्टेट से अलग घूम रहे हैं, मतलब एक्साइटेड स्टेट, अनस्टेबल स्टेट, ठीक है भैया, नॉन परमिटेड स्टेट, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है भैया। तो उसमें घूम रहे हैं तो वो लगातार वहां पे एनर्जी का रेडिएशन करेंगे और फिर दोबारा से अपनी ग्राउंड स्टेट पे आकर फिर दोबारा से एनर्जी रेडिएट करना बंद कर देंगे, ठीक है भैया। इन्होंने 4 पोस्टुलेट्स दिया। पहला पोस्टुलेट सबको याद होगा भैया कि क्या था भैया? सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। दूसरा पोस्टुलेट था कि भैया जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई के मल्टीपल बराबर होगा वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में क्या करेगा भैया? घूमेगा। बताया था, समझाया था आपको मैंने। फिर तीसरा था भैया, तीसरा पोस्टुलेट क्या था? स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर आपका इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो वो किसी प्रकार की एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेगा। अगर वो हायर ऑर्बिट चलेगा तो एनर्जी को रेडिएट करके फिर दोबारा से वहीं पर आ जाएगा, ठीक है। फिर चौथा था कि भैया एनर्जी वाला, अगर एनर्जी गेन करेगा तो एक्साइटेड स्टेट में, फिर दोबारा से कहेगा भैया अपनी लोअर स्टेट में।
हाँ, क्यों नहीं करेगा रेडिएट एनर्जी? सोच के बताता हूं मैं, वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता ये चीज, ठीक है। ये पोस्टुलेट्स दिया गया, एनर्जी रेडिएट, वैसे तो हायर क्लास में इसका जवाब है, लेकिन अभी तो आपके हिसाब से तो इतना ही है पोस्टुलेट्स के हिसाब से। और खैर हायर क्लास में भी, क्योंकि हम इस लेवल पे गए नहीं है, तो क्वांटम लेवल चल रहा है, ठीक है भैया। जब मैं एटम की बात करता हूँ तो क्वांटम फिजिक्स एक्सेप्टेबल नहीं है अभी, केवल हम पढ़ते हैं अभी, ना आपको एग्जाम में लिखनी पड़ती है ना कहीं लिखनी पड़ती है, क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह केवल नाम की अभी आपके हिसाब से, ठीक है भैया। खैर चलो अभी इसको स्किप करते हैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को मैं भी एक्यूरेटली नहीं बता पाऊंगा कि क्यों नहीं करते रेडिएट, ठीक है भैया। चलो खैर आगे बढ़ते भैया, बात करता भैया फिर उसके बाद बोर के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की, रेडियस निकाला, याद है? सबसे पहले रेडियस निकालता, क्या किया था भैया? सेंट्रीपिटल फोर्स को mv² अपॉन में r के इक्वेट कर दिया, वहां से आपने रेडियस निकाला, वहां पे आपने v की वैल्यू को mvr इक्वल्स टू NH अपॉन में 2 पाई से निकालकर वहां पे पुट कर दिया, आपका रेडियस की एक्सप्रेशन आ गई, बिल्कुल सेम वेलोसिटी की, फिर टोटल एनर्जी की निकाली, कुछ रिलेशंस थे, उन रिलेशन को आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद भैया एनर्जी स्पेक्ट्रम आ गया, स्पेक्ट्रम आया, स्पेक्ट्रम कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके लोअर से हायर स्टेट में चले आता है, और फिर वो हायर स्टेट से लोअर में जब आता है तो लगातार एनर्जी को रेडिएट करता है। रेडिएटेड एनर्जी के बहुत सारे स्पेक्ट्रम में बहुत सारी वो होती है, रेंज होती है। अगर उस रेंज में आती है, जैसे लाइमन, बाल्मर, पास्चन, अगर पास्चन की बाल्मर की रेंज में आएगी तो चीज हमें दिखाई देगी, नहीं आएगी तो वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है भैया। उसके बाद इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला भी आसानी था, मेरे ख्याल से कुछ खास है नहीं उसमें, एक बार देख लोगे तो E2 माइनस E1 कर दोगे, ठीक है भैया, तो वहां से एनर्जी आएगी, ठीक है, ऑर्बिट वगैरह, तो ये तो मेरे ख्याल से आसानी था, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह कर लेना, ठीक है भैया। मंडे से सुन लीजिए, मंडे से न्यूक्लियाई चालू होगा, ठीक है भैया। न्यूक्लियाई थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मतलब 1.5 हफ्ते के आसपास लग जाएगा, 1.5 या 2 हफ्ते के आसपास आराम से। ऐसा कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं, मैंने देख रखा भाई, वो सब कुछ भी नहीं। स्पेक्ट्रम है पढ़ लियो, क्या दिक्कत है?